Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. This is our last topic of redox titration, that is dichromatry और डाइक्रोमेटोमेट्री। इससे पहले हम लोग रेडॉक्स टाइट्रेशन के सभी टाइप्स के बारे में बात कर चुके हैं, जिनमें आपका सेरीमेट्री, आयोडीमेट्री, आयोडोमेट्री, आयोडेटोमेट्री और इवन आपका ब्रोमेटोमेट्री शामिल था। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं डाइक्रोमेट्री के बारे में। इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग पहले बता चुके हैं, कंफर्म कर चुके हैं कि इनके नाम इनमें यूज होने वाले टाइट्रेंट के नाम पर रखे जाते हैं। यहाँ पर डाइक्रोमेट की बात हो रही है, यानी कि डाइक्रोमेट का कोई साल्ट होगा जिसको हम एज ए टाइट्रेंट यूज करेंगे, और वो साल्ट आपका होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसको हम एज ए टाइट्रेंट यूज करते हैं। इसी वजह से इसको डाइक्रोमेट्री या डाइक्रोमेटोमेट्री बोला जाता है। ठीक है, इसको आपके टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग K2Cr2O7 दैट इज द पोटेशियम डाइक्रोमेट, इस नाम से भी आपके सिलेबस में आ चुका है, आ सकता है। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में कंफ्यूजन दिया गया है, आयोडेटोमेट्री को टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग आयोडेट के नाम से दिया गया है, तो संभावना है आपका ब्रोमेटोमेट्री टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग ब्रोमीन के नाम से आ सकता है, या डाइक्रोमेट्री आपका टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग पोटेशियम डाइक्रोमेट के नाम से आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करता हूं, तो बेसिकली जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और इसका फंक्शन बिल्कुल पोटेशियम परमैंगनेट की तरह होता है, जिसको हम पढ़ेंगे नहीं, परमैंगनोमेट्री को हमारे सिलेबस में नहीं है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट आप समझिए, पोटेशियम परमैंगनेट भी आपका एक हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट भी लगभग उसके जैसा ही होता है। उससे कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जैसे कि पोटेशियम आपका परमैंगनेट एज ए सेल्फ इंडिकेटर यूज किया जा सकता है, क्योंकि वो खुद कलर जनरेट करता है एंड पॉइंट पर। ठीक है, मतलब कलर उसका डिसअपीयर हो जाता है। इसी तरीके से आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट भी कलर रखता है, इसका ऑरेंज कलर होता है बेसिकली, लेकिन ये इतना इंटेंस कलर नहीं होता कि ये सेल्फ इंडिकेटर की तरह कंसीडर किया जा सके। ठीक है, इसके पास कलर होता है अपना, मतलब ये भी एक कलर कंपाउंड है, जैसे कि आपका पोटेशियम परमैंगनेट है, लेकिन इसका कलर इतना इंटेंस नहीं होता कि ये एज ए सेल्फ इंडिकेटर कंसीडर किया जा सके। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में आपका लिखा है पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड इज कंपेरेबल इन स्ट्रेंथ ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में इसकी स्ट्रेंथ कंपेरेबल है। ठीक है, इट पोसेस मच ग्रेटर स्टेबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। अब पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में दिक्कत क्या है, वो आपका नॉन एक्वस सॉल्यूशंस में ज्यादा कंपेटिबल होता है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में आपका वो स्थिर नहीं होता है ना। आपने देखा होगा कि पोटेशियम परमैंगनेट आपका अलग ऑक्सीडेशन नंबर रखता है एसिडिक मीडियम में, अलग ऑक्सीडेशन नंबर रखता है बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में अलग रखता है, मतलब वो एक्वस मीडियम में क्या है आपका इंटरचेंजेबल है। लेकिन जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है आपका, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये आपका क्या होता है, एज मच स्टेबल होता है एज कंपेयर टू पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ऑरेंज इन कलर एज आई डिस्कस्ड, विच इज नॉट इंटेंस इनफ, इतना ज्यादा इंटेंस नहीं होता कि इसको टू सर्व एज ए सेल्फ इंडिकेटर, कि इसको सेल्फ इंडिकेटर की तरह कंसीडर किया जा सके। हेंस रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स इंडिकेटर, इस रिएक्शन में आपका इंडिकेटर कौन सा यूज होगा, डाइफिनाइल एमाइन सल्फोनेट या फिर डाइफिनाइल सल्फोनेट, ये इंडिकेटर आपका यूज बेसिकली यहां पर होगा। अगर मैं बात करता हूं, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के रिएक्शन जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कराते हैं, H2SO4 के साथ में कराते हैं, तो आपका क्या होता है, चूंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और क्रोमेट आयन आपका रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, क्रोमियम आयन बनाएगा। ठीक है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कर देगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसने क्या कर दिया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया है। गॉट इट। तो ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है, जो कि रिड्यूस होकर क्या बना रहा है, क्रोमियम आयन बना रहा है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डाइक्रोमेटोमेट्री। अगर मैं इक्विवेलेंट वेट की बात करता हूं इस रिएक्शन के लिए, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट क्या रहेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। ठीक है, ये जो आपका कंपाउंड है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये आपका कंपाउंड है, तो दैट मीन इसके ऑक्सीडेशन नंबर भी हम टोटल 0 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि माइनस के 2 क्रोमेट आयन पर होते हैं, प्लस के 1 होता है पोटेशियम पर, और 2 पोटेशियम है तो प्लस के 2, यानी कि इक्वल हो गया तो 0 आ गया। यहाँ पर आपके 14 H प्लस है, यानी कि 14 प्लस के हैं। ठीक है, इसको हम 1 मिनट के लिए भी समझ जाते हैं कि यहाँ पर ये नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 3 6 प्लस के यहाँ पर हो गए,
और प्लस के 2 यहाँ पर हो गए और प्लस के 14 यहाँ पर हो गए। तो इधर प्लस के 8 है, इधर प्लस के 14 है, तो इधर कमी कितने की है आपके 6 की कमी है। तो हमने क्या किया यहाँ पर 6 निगेटिव आयंस लिख दिया, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, ठीक है, जिससे कि आपकी रिएक्शन ये बैलेंस होती है, ठीक है। मैंने आपको नहीं सिखाया कि बैलेंस कैसे करते हैं, बट सिंपली हम क्या करते हैं कि जिधर आपके पॉजिटिव आयन ज्यादा होते हैं उधर इलेक्ट्रॉन उतने ही लिख देते हैं जितने दूसरी साइड में आपके इक्वल होने के लिए जरूरी होते हैं। समझ रहे हो बात को? तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए जिससे कि आपके रिएक्शन का चार्ज बैलेंस हो सके। रिएक्शन का चार्ज बैलेंस हुआ और यही आपका कहलाता है एन फैक्टर, यानी कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम अगर मॉलिक्यूलर वेट को इस 6 से डिवाइड करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करते हैं, तो आपका क्या मिलता है, इक्विवेलेंट वेट मिलता है, दैट इज द 49, ठीक है। तो इस केस में पोटेशियम डाइक्रोमेट का इक्विवेलेंट वेट क्या है, 49, जो कि आपको जरूरत पड़ेगी आगे इसको बनाने के लिए। तो प्रिंसिपल आई थिंक आप लोग समझ गए हैं, मैं एक बार क्विकली रिवाइज कर देता हूं। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेरेबल टू पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट से ज्यादा स्टेबल होता है इन एक्वस सॉल्यूशन एंड इसके पास ऑरेंज कलर होता है, बट इतना इंटेंस कलर नहीं होता कि ये एज ए सेल्फ इंडिकेटर कंसीडर किया जा सके। प्रिंसिपल की बात करते हैं कि जब हम व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इट गेट रिड्यूस्ड इनटू द क्रोमियम आयन, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, क्रोमियम आयन में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और इस रिएक्शन में पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6, जिससे कि हमको इक्विवेलेंट वेट क्या मिलता है, 49। नाउ मूव ऑन टू द प्रिपरेशन, ठीक है। हमको यहाँ पर बनाना है 0.1 नॉर्मल पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 4.93 4.93 ग्राम हम क्या लेते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं, जो कि आपका ड्राइड है 20 डिग्री सेल्सियस पर 4 घंटों के लिए। इस ड्राइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का हम कितना वेट लेंगे, 4.93, और सिंपली इस वेट को लेकर हम 1000 ml वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, जिससे कि आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है, 0.1 नॉर्मल। यहां से भी आप देख सकते हैं चूंकि इसका इक्विवेलेंट वेट है और हम नॉर्मलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक नॉर्मल बनाना चाहूं तो मेरे को कितना चाहिए, 49 ग्राम चाहिए, बट मेरे को बनाना कितना है, 0.1 नॉर्मल, तो 1 दशमलव आपके यहां पर आ जाएगी, तो 4.9 ग्राम चाहिए आपको। तो 4.9 ग्राम आपका चाहिए कितने में, 1000 ml वाटर में, जिससे कि आपका क्या बन जाएगा, 0.1 नॉर्मल पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। गॉट इट? नाउ मूव ऑन टू द स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। जब मैंने आपको एप्लीकेशंस बताई थी रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स टाइट्रेशंस की, तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो डाइक्रोमेट्री होता है ये स्पेशली डिटरमाइन करता है फेरस आयन को, ठीक है। आयरन के लिए अधिकतर यूज होता है, तो आयरन के लिए हमारे पास एक सुटेबल साल्ट है, चूंकि हम स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं। अगर हमको प्राइमरी स्टैंडर्ड मिलता है इसके लिए तो और बेहतर है, और प्राइमरी स्टैंडर्ड का हमारे पास ऑप्शन होता है मोर साल्ट, ठीक है। मोर्स मेथड में आपने पढ़ा होगा फेरस अमोनियम सल्फेट, दैट इज द मोर साल्ट, ठीक है। इसका हम यूज कर सकते हैं इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, ठीक है, जो कि ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया और मोर साल्ट क्या होता है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो हम पहले करते हैं इसकी प्रिपरेशन कि कैसे हम मोर साल्ट को बनाएंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट तो हमने बना लिया, अब हमको क्या बनाना है, मोर साल्ट, दोनों के बीच में रिएक्शन कराएंगे। तो मोर साल्ट दैट इज द फेरस सल्फेट, यानी सॉरी फेरस अमोनियम सल्फेट, दिस इज द फेरस अमोनियम सल्फेट एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड मोर साल्ट। इसके लिए हम क्या करते हैं, 4.9 ग्राम किसका लेते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट का लेते हैं, यानी कि मोर साल्ट का लेते हैं, और उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं 250 ml के फ्लास्क में, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर 20 ml सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं डाइल्यूट, ठीक है, जिसकी नॉर्मलिटी आपकी 2 नॉर्मल रहेगी अप्रोक्सीमेटली, और इसकी वॉल्यूम मेकअप कर देते हैं हम लोग 250 ml। सिंपल सी बात, 4.9 ग्राम हमने क्या लिया, फेरस अमोनियम सल्फेट लिया, 20 ml H2SO4 डाला और 250 ml तक पानी के साथ में वॉल्यूम मेंटेन कर दी। इससे आपका क्या होगा, मोर साल्ट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब आपका ये तैयार है, आपका ये भी तैयार है, दोनों के बीच में रिएक्शन करानी है। इंडिकेटर क्या है, डाइफिनाइल अमाइन सल्फोनेट, ठीक है। तो तीनों प्लेयर आपके पास में है, टाइट्रेंड भी है, टाइट्रेंड भी है और इंडिकेटर भी है। अब करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपने जो ये 250 ml मोर साल्ट बनाया है इसमें से आप 20 ml ले लीजिए, ठीक है, 20 ml ले लीजिए किसका, प्राइमरी स्टैंडर्ड का, जो कि क्या है आपका मोर साल्ट है, और इसको ट्रांसफर कर दीजिए फ्लास्क में,
ठीक है। एंड अगेन इसके अंदर आपको 20 ml और क्या डालना है, 2 नॉर्मल H2SO4। समझ रहे हो ना बात को, यहाँ पे हमने अलग डाला, लेकिन इस 250 में से 20 ml लिया और उसके अंदर 20 ml H2SO4 डाला। गॉट इट। अब क्या करना है, ठीक है, ये आपका तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन जो कि आपने यहाँ पे बनाया है उसको ब्यूरेट में रखना है। अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट ब्यूरेट में रहेगा तो सिंपल सी बात है, फेरस अमोनियम सल्फेट कहाँ पर रहेगा, कोनिकल फ्लास्क में रहेगा। ठीक है। और कोनिकल फ्लास्क में आप क्या करिए, सॉरी, यहाँ पर हमने यूज किया है एक्सटर्नल इंडिकेटर। ठीक है, डाइफिनाइल अमोनियम सल्फेट यूज नहीं किया है, हमने एक्सटर्नल इंडिकेटर किया है यूज। एक्सटर्नल इंडिकेटर क्या होते हैं, जो कि कोनिकल फ्लास्क में डाले नहीं जाएंगे, लेकिन बाहर ही रहकर वो एंड पॉइंट को इंडिकेट करते हैं। तो उसका सिंपल एग्जांपल है, हमने बात भी की थी, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। ठीक है, तो पोटेशियम फेरिसाइनाइड हमने एज ए इंडिकेटर यूज किया है, और इसको हम क्या करते हैं, एक पोर्सिलिन टाइल पर, ठीक है, आपके लेबोरेटरी में जो टाइल्स होती हैं उसके ऊपर हम डाल देते हैं, या एक फिल्टर पेपर हम सोक कर लेते हैं, किसके साथ में, पोटेशियम फेरिसाइनाइड सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है। अब जैसे जैसे आपकी रिएक्शन प्रोसीड होगी, ठीक है, यहां पर समझ लीजिए ब्यूरेट में आपका कौन है, K2Cr2O7, और कोनिकल फ्लास्क में आपका कौन है, मोहर सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे स्लेब पे यानी कि टाइल पे आपका क्या रखा है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। जैसे जैसे आपकी रिएक्शन चलती रहेगी, आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम इसमें से एक ड्रॉप निकालनी है, इस इंडिकेटर पर डालनी है। कोनिकल फ्लास्क में से एक ड्रॉप निकालिए, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइट्रेशन, नॉट बिफोर और नॉट आफ्टर। ड्यूरिंग द टाइट्रेशन आप क्या करिए, इस इंडिकेटर के ऊपर एक एक ड्रॉप डालते रहिए। अब ये इंडिकेटर आपका फिल्टर पेपर में भी हो सकता है या टाइल के ऊपर हो सकता है। तब तक आपको उसको डालना है जब तक आपका ब्लू कलर प्रोड्यूस ना हो जाए। ठीक है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड आपका कलरलेस होगा, और जैसे ही आपकी टाइट्रेशन रिएक्शन कंप्लीट होगी और आप उस साल्ट का जो बनेगा आपका, उसको आप इसमें डालोगे इंडिकेटर में, तो आपका ये ब्लू कलर जनरेट करेगा, और वही इंडिकेट करता है कि आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो हियर वी कैन यूज एक्सटर्नल इंडिकेटर। स्पोर्ट टेस्ट्स आर carried out by taking a few drops of titrating fluid to the porcelain tiles until a blue color is produced, as you know। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन सॉल्यूशन में से उसको टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं, एक एक ड्रॉप करके इंडिकेटर पर डालते रहते हैं, और हम लोग देखते हैं कि कब कलर आपका ब्लू कलर आपका प्रोड्यूस होता है। जैसे ही ब्लू कलर आता है, ब्यूरेट की रीडिंग बंद कर दीजिए, ब्यूरेट को बंद कर दीजिए, क्योंकि वहां पर आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है ये, क्योंकि कोनिकल फ्लास्क में कलर आता है तो इजीली होता है ऑब्जर्व करना, लेकिन यहाँ से वहां तक आप डालोगे, हो सकता है आप डिले कर दो एक्सटर्नल इंडिकेटर पर ड्रॉप डालने में, तो हो सकता है आपकी ज्यादा एक्सेस अमाउंट यूज हो जाए टाइट्रेंट का। ठीक है, बट लेट इट गो। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सटर्नल इंडिकेटर यूज करते हैं। ठीक है, जो कि आपका ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं रिएक्शन की बात करता हूँ, यहाँ पर रिएक्शन कौन होगी, तो फेरस सल्फेट, जो कि फेरस अमोनियम सल्फेट का ही पार्ट है, ये रिएक्शन करेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO4। तीनों रिएक्शन करके आपस में क्या बनाएंगे, सबसे पहले बनेगा फेरिक सल्फेट, दूसरा बनेगा पोटेशियम सल्फेट, तीसरा बनेगा क्रोमियम सल्फेट और वाटर। ठीक है, यहां पर देखिए आपका क्रोमेट आयन रिड्यूस हो गया है किसमें, क्रोमियम आयन में, ये आपका रिड्यूस हो गया है क्रोमियम आयन में। ठीक है, और फेरस सल्फेट आपका ऑक्सीडाइज हो गया है किसमें, फेरिक सल्फेट में। तो दिस इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। चूंकि आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था तो इसने इसका ऑक्सीडेशन कराया, चूंकि फेरस अमोनियम सल्फेट आपका रिड्यूसिंग एजेंट था तो इसने इसका रिडक्शन कराया। तो ये रिएक्शन यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी। अब जैसे आपका ये कलर वगैरह आप देख लेते हो, इसके बाद आपको क्या करना है, ब्यूरेट की रीडिंग नोट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, M1V1 M2V2। ठीक है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम नॉर्मेलिटी में ले लेते हैं, क्योंकि हमने नॉर्मल में सॉल्यूशन बनाया है, तो N1V1 बराबर N2V2। ठीक है, जहां पे ये N1V1 पोर्शन आपका होगा K2Cr2O7 के लिए, और ये वाला पोर्शन आपका होगा फेरस अमोनियम सल्फेट के लिए। N1 मतलब नॉर्मेलिटी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि हमारे लिए अननोन है, क्योंकि हम पता कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, हम इसकी पता कर रहे हैं,
भले ही हमको पता है कि हमने 0.1 बना रखा है, लेकिन हम इसको अननोन रखेंगे तभी पता लग पाएगा। V1 क्या है? वॉल्यूम। किसकी वॉल्यूम? जो ब्यूरेट में था, और ब्यूरेट में कौन था? पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो V1 क्या हो गया आपकी, जिस वॉल्यूम पर आपका एंड पॉइंट आया है वो। N2 V2, ठीक है। N2 आपकी क्या है? नॉर्मेलिटी ऑफ द मोहर साल्ट, जो कि हमारा है 0.1 नॉर्मल। और V2 क्या है आपका? वॉल्यूम ऑफ द मोहर साल्ट। देख लीजिए 20 ml हमने यहाँ पे लिया, 20 ml H2SO4 लिया, तो टोटल 40 ml हो गया। तो 40 ml आपका क्या होगा? V2 की वॉल्यूम होगी। तो इन दोनों को हम फाइनली कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड नॉर्मेलिटी ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट। गॉट इट? अब हम एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, चूंकि ये आयरन के लिए यूज होता है। तो हम क्या करते हैं? आयरन का पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइक्रोमेट्री। टाइटल इज डिटर्मिनेशन ऑफ आयरन बाय यूजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट और बाय यूजिंग डाइक्रोमेट्री। प्रिंसिपल की बात करता हूं तो प्रिंसिपल आपका यही रहेगा। ये आपका क्रोमेट आयन है, ये आपका फेरस आयन है, ये आपका H2SO4 में से H+ आयन है, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका रिड्यूस हो जाएगा क्रोमियम आयन में, क्रोमियम सल्फेट बनेगा, तो Cr3+ आपका बनेगा। और फेरस सल्फेट आपका रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो जाएगा फेरिक सल्फेट में, तो Fe3+ बनेगा। और फाइनली आपका वाटर बनेगा, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन आपकी हो रही है, ये आपका रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस्ड, और ये आपका ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल रहेगा इसके पीछे। प्रोसीजर की बात करता हूं तो हम एक फ्लास्क लेते हैं और फ्लास्क में हम लोग 0.7 ग्राम क्या करते हैं? आयरन का सैंपल लेते हैं। अब आयरन का सैंपल यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है, ये आपका फेरस सल्फेट हो सकता है या फेरस का कोई और साल्ट हो सकता है, लेकिन हम कंसीडर करते हैं फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का हम 0.7 ग्राम लेते हैं, ठीक है, जिसको हम 100 ml में डिसॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है? 30 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है और 1000 ml तक इसकी वॉल्यूम मेंटेन कर देनी है, समझ रहे हो। 0.7 ग्राम फेरस सल्फेट, 100 ml वाटर में डिसॉल्व किया, उसके बाद 30 ml सल्फ्यूरिक एसिड डाला और 1000 ml तक वॉल्यूम मेंटेन कर दी, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं? 7 ml किसका डालते हैं? 85% फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 टू मेंटेन द pH। तो फॉस्फोरिक एसिड को हम डालते हैं 7 ml और 5 ड्रॉप हम डालते हैं इंडिकेटर की, जो कि आपका क्या है? डाइफिनाइल अमाइन सल्फोनेट, जिसके बारे में हमने यहां पर डिस्कस किया था, ठीक है। तो डाइफिनाइल अमाइन सल्फोनेट हम एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं। ये आपका कोनिकल फ्लास्क हो गया, ठीक है, सैंपल हो गया आपका। अब आपके ब्यूरेट में क्या रहेगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट रहेगा। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो आपने यहाँ पे बनाया है उसको आप ब्यूरेट में रखिए, ठीक है। इसको टाइट्रेट करिए, दोनों को टाइट्रेट विद प्रिपेयर्ड डाइक्रोमेट सॉल्यूशन एंड एट द एंड पॉइंट पर्पल और ब्लू कलर इज प्रोड्यूस्ड। दोनों रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो आपके एंड पॉइंट पर क्या होगा? क्योंकि हमने इंटरनल इंडिकेटर यूज किया है डाइफिनाइल अमाइन सल्फेट, तो आपके कोनिकल फ्लास्क में कलर दिख जाएगा। एंड पॉइंट आपका तब आएगा जब आपका सॉल्यूशन पर्पल या ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली आपका ब्लू कलर होता है, लेकिन कुछ बुक्स में आपका पर्पल भी लिखा है, ठीक है। तो जैसे आपका ब्लू कलर प्रोड्यूस होता है, यू कैन इजिली फाइंड आउट कि आपका एंड पॉइंट आ चुका है। और एंड पॉइंट पर आपको अगेन क्या करना है? ब्यूरेट की रीडिंग नोट करनी है और फाइनली आप इसकी परसेंटेज प्योरिटी पता कर सकते हो कि हाउ मच % ऑफ फेरस प्रेजेंट इनटू द फेरस सल्फेट। फेरस पता लग जाएगा तो फेरिक अपने आप पता लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको डिटरमाइन करोगे। कैलकुलेशन क्या रहेगी आपको पता है, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यू कैन अप्लाई। नाउ मूव ऑन टू द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो ज्यादा कुछ नहीं है, आयरन की ही बात करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ आयरन का पता कर सकते हैं किसमें? आयरन वायर में, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी वायर होती है आयरन की, उसमें कितने % आयरन है ये पता कर सकते हैं। डिटरमाइन फेरस एंड फेरिक इन ए सॉल्यूशन। फेरस सल्फेट है आपका, जरूर नहीं उसके अंदर फेरस ही हो, फेरिक भी हो सकता है, तो कितना फेरिक है या कितना फेरस है, ठीक है। परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या है? कितना फेरस है। एक बार वो पता लग गया तो जो इम्प्योरिटी होगी वो फेरिक होगी, ठीक है। तो आप फेरस फेरिक का पता कर सकते हो, इवन इन दोनों का रेशियो पता कर सकते हो कितने रेशियो में प्रेजेंट है, ठीक है। आप फेरिक एलम को, जो फेरिक के साल्ट होते हैं, चाहे फेरिक एलम हो, फेरस सल्फेट हो, फेरस फ्यूमेरेट हो, फेरस ग्लूकोनेट हो, कोई भी फेरस का साल्ट हो, उनको डिटरमाइन कर सकते हैं। और फाइनली डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ Fe इन फेरस ओर।
जो आपके खनिज निकलते हैं, आयरन खनिज निकलते हैं, ठीक है, उनमें लो अयस्क निकलते हैं, उनमें आप लोग आयरन का अमाउंट पता कर सकते हैं कि कितना आयरन प्रेजेंट है। तो बेसिकली घूम फिर कर बात आयरन के ऊपर ही आ रही है, ठीक है। आयरन जहां पे होगा वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। टॉपिक बड़ा छोटा सा टॉपिक है, चांसेस कम है आने के, क्योंकि इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एग्जामिनर पिक करेगा तो शुरू में से जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को पिक करेगा, जैसे कि सेरीमेट्री, आयोडीमेट्री, आयोडोमेट्री, उनके चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, बट आप इसको भी स्किप नहीं कर सकते। यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली। अगर कोई भी डाउट इसमें होता है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। एंड आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। एंड अगेन थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।